गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मेदारम यात्रा 2022 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। करेक्ट आंसर देखा जाए इसका तो ए है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दिया है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदारम यात्रा 2022 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रश्न आपके सामने ये बनना चाहिए कि मेदारम यात्रा क्या है। दोस्तों, मेदारम यात्रा जो है एक मेला है और इसका स्थान देखा जाए तो कुंभ मेले के बाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। स्टार कर लीजिए इसको। इस मेले का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है और तेलंगाना के जो दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह जिसका नाम है कोया जनजाति, कोया जनजाति के द्वारा मेदारम यात्रा का जो है आयोजन किया जाता है इस मेले का। और यह मेला जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके बारे में बात करें, इस मेले का, इस त्यौहार के महत्व को देखते हुए, तो इस त्यौहार के आगमन और इसके शुभ महत्व को ध्यान में रखते हुए यात्रा को 1996 में राज्य महोत्सव जो है घोषित किया गया था। यात्रा की बात करें दोस्तों, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है समक्का सरलम्मा यात्रा। ठीक है, ये इसका अन्य नाम है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मेदारम यात्रा देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। समक्का की बेटी का नाम सरलम्मा था। उनकी प्रतिमा पूरे कर्मकांड के साथ कन्नापल्ली के मंदिर में स्थापित है। यह मेदारम के निकट एक छोटा सा गांव है। ठीक है, तो कन्नापल्ली के मंदिर में जो है इस मेले का आयोजन किया गया था। ठीक है, किसके सम्मान में? तो ये देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेदारम यात्रा देखा जाए तो मेदारम यात्रा जो कि एक मेला है, जो कि कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। आयोजन तेलंगाना में किस समुदाय के द्वारा, किस जनजातीय समुदाय के द्वारा? कोया जनजातीय समुदाय के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो तेलंगाना जिसकी राजधानी देखा जाए तो ये हैदराबाद है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि तेलंगाना जो है किस राज्य से अलग हुआ था। ठीक है, और ये किस वर्ष जो है ये नया राज्य बना था तेलंगाना, और किस राज्य से अलग हुआ था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तेलंगाना जिसकी राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन, यहाँ की राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने डॉक्सिंग से संबंधित सख्त नियम बनाने का सुझाव दिया है? याहू, गूगल, मेटा या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी। ठीक है, मेटा ने डॉक्सिंग से संबंधित सख्त नियम बनाने का सुझाव दिया। देखिए, ये डॉक्सिंग टर्मिनोलॉजी जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। ये सब टर्मिनोलॉजी से भी प्रश्न बन सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में डॉक्सिंग जो था समाचार पत्रों में था, समाचार में था, तो बताइए इसका क्या अर्थ है? ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो मेटा ने जो है डॉक्सिंग से संबंधित सख्त नियम बनाने का सुझाव दिया है। तो मेटा के जो निरीक्षण बोर्ड ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को डॉक्सिंग से संबंधित सख्त नियम बनाने का सुझाव दिया है। दोस्तों, डॉक्सिंग क्या होता है? तो ये दुर्भावनापूर्ण इरादे से इंटरनेट पर दूसरे की व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित करना और उसका विश्लेषण करना जो है वही डॉक्सिंग कहलाता है। यानी कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको पब्लिकली कर देना। ठीक है, ये एक तरीके से डॉक्सिंग कहलाता है। और आज की डेट में साइबर क्राइम जैसे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ऐसे करके लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिकली करना, उनको साइबर के क्राइम, मतलब एक तरीके से ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, लोगों को ब्लैकमेल करना। तो ये इसको ही नियंत्रित करने के लिए मेटा के जो निरीक्षण बोर्ड ने फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है उनको सख्त नियम बनाने का सुझाव दिया है, जिससे कि लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसको लीक नहीं किया जा सके। इसको लेकर के सुझाव दिया गया है। इस तरह देखा जाए तो इस कार्य से किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान को प्रकट कर सकता है और उन्हें उत्पीड़न और साइबर हमलों का शिकार बना सकता है। तो डॉक्सिंग टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है हमारा कि किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी दिल्ली। करेक्ट आंसर इज सी। आईआईटी मद्रास ने ओरिगामी मेटामटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित किया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित किया है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इसमें देखा जाए पेपर फोल्डिंग, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? ओरिगामी। जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं, पेपर्स को फोल्ड किया गया है। ठीक है,
कि जापानी कला का उपयोग किया गया है और इसे वांछित गुण प्राप्त करने हेतु इसे मोड़ा जाता है। शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स की एक विशेष श्रेणी विकसित की है जो तनाव की स्थिति में भी पाइसन अनुपात का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ओरिगामी मेटामेटेरियल्स जो है ये एक जो सामग्री विकसित की गई है IIT मद्रास के द्वारा, तो ये तनाव को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप जीता है? रियल मैड्रिड, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर पाल्मेरास? करेक्ट आंसर इज बी, चेल्सी ने जीता है 2021 का फीफा क्लब विश्व कप, ठीक है। तो इंग्लिश क्लब चेल्सी ने 2021 का फीफा क्लब विश्व कप फाइनल जीता है, ध्यान रखिएगा। और फाइनल में इसने ब्राज़ील के क्लब वाल्मेराइस को हराया है, ये 2-1 से हराया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ब्राज़ील के क्लब वाल्मेराइस को हरा करके इंग्लिश क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब विश्व कप 2021 का फाइनल जीता है। और ये जो फाइनल जीता है चेल्सी ने, ये पहली बार जो है फीफा क्लब विश्व कप जीता है। फाइनल जो राउंड हुआ था ये अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बाद देखा जाए तो लिवरपूल के बाद चेल्सी जो है क्लब वर्ल्ड क्लब जीतने वाली तीसरी इंग्लिश बन गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीसरी इंग्लिश बनी है फीफा क्लब विश्व कप जीतने वाली चेल्सी। इसके पहले देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल ने पहले ही जीता था, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको हराया? तो ब्राज़ील क्लब के वाल्मेराइस को इससे हराया था, ठीक है, फाइनल में। अगला है, लीडेन ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने इंसानों द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा की खोज की है। इस आकाशगंगा का नाम क्या है? ओल्सियोनिसिस, मिल्की 011, ओराइसियस या फिर सोलर वर्ल्ड? तो इसको दोस्तों करेक्ट आंसर इज ए है, ठीक है। एल्सियोनियस ने ये क्या जो है आकाशगंगा खोजी गई है, ठीक है। और ये इंसानों द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। तो नीदरलैंड में लीडेन ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने मनुष्यों द्वारा या फिर इंसानों द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा जिसका नाम है अल्सियोनियस की खोज किया है। एल्सियोनियस सूर्य का जो आकार है सूरज के आकार से 240 अरब गुना बड़ा है और इसका नाम ग्रीक आकाश देवता ओरानोस के पुत्र के नाम पर रखा गया है, ठीक है। एल्सियोनियस मिल्की वे आकाशगंगा से 160 गुना बड़ी है और ये 16.3 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इंसानों द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा जो है जिसका नाम है एल्सियोनियस है, ठीक है। अगला है, हाल ही में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स या फिर वॉरेन बफेट? करेक्ट आंसर इज सी है। बिल गेट्स को जो है हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार प्रदान किया गया है, किस लिए? पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, देखिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गावी के माध्यम से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन वैश्विक पोलियो उन्मूलन की दिशा में एक प्रमुख दाता है, डोनर रहे हैं। तो ये जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है ये वैश्विक पोलियो उन्मूलन की दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास करें, किसके माध्यम से? गावी के माध्यम से। गावी की दोस्तों बात करें तो ये एक सार्वजनिक और निजी वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग है जिसका उद्देश्य का कम आय वाले देशों में टीकाकरण पहुंच में सुधार करना, ठीक है। गावी का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, किससे दिया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि गावी जो कि एक सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग है और इसी के माध्यम से जो है वैश्विक स्तर पर पोलियो उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है जिसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि विश्व के मात्र ऐसे कौन से देश हैं जहां पे अभी भी पोलियो जो है विद्यमान है, ठीक है। तो पोलियो से संबंधित जो अभी भी केसेस आ रहे हैं वो कौन से देश हैं? बाकी भारत जो है किस वर्ष पोलियो मुक्त हुआ था ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो पोलियो जो है किन देशों में वर्तमान में विद्यमान है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से
18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रहार मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल या फिर पृथ्वी मिसाइल? तो विशाखापत्तनम INS विशाखापत्तनम से जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किया गया है। तो भारतीय नौसेना ने अपनी युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। INS विशाखापत्तनम से किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें दोस्तों, तो ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों का प्रमुख हथियार प्रणाली है और इसके लगभग सभी सटीक प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। यह मिसाइल 400 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेदने में सक्षम है और इस मिसाइल के अन्य विशेषताओं की बात करें तो ये 2.5 टन तक परमाणु अणु और परमाणु युद्धशास्त्र ले जाने में ये सक्षम है। इस मिसाइल को देखिए भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया था। कमेंट बॉक्स में देखिए हमने इसके बारे में भी काफ़ी डिस्कस किया है कि बताइए ब्रह्मोस मिसाइल को किन दो नदियों के नाम पे रखा गया, भारत की किस नदी पे और रूस की किस नदी के नाम पे रखा गया, और इस मिसाइल का भारत मतलब किस कंपनी के द्वारा जो है इस मिसाइल का निर्माण किया गया, जो कि एक संयुक्त उद्यम है भारत और रूस का। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये करिए आंसर कि ब्रह्मोस का जो डील हुआ है भारत का किस देश के साथ। ठीक है, ब्रह्मोस को खरीदने वाला कौन सा देश है, तो पहला ग्राहक जो है ब्रह्मोस का कौन सा बना था, आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा अंबाडवे गांव किस राज्य में स्थित है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज डी है, महाराष्ट्र में जो है अंबाडवे गांव, अंबेडकर के नाम से अंबाडवे गांव है ये। तो यहाँ पे देखा जाए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पूर्वजों के गांव अंबाडवे गांव का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए, जिस कारण से हमने इस प्रश्न को यहाँ पे लेके आए हम लोग। अंबाडवे गांव महाराष्ट्र में स्थित है और इसी उपलक्ष्य में जब ये दौरे पे गए राष्ट्रपति जी, तो चूंकि महाराष्ट्र में गांव है तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी ने अंबाडवे गाँव के विकास के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा की थी इसके उपलक्ष्य में। ठीक है, किस गांव में स्थित है, किस राज्य में स्थित है अंबाडवे, ये देखा जाए तो महाराष्ट्र में, और ये बाबा अंबेडकर साहब के पूर्वजों के गांव है। ठीक है, जहाँ पे ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दौरा किया और ये दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का वर्चुअली शुभारंभ किया है? इंदौर, लखनऊ, भुवनेश्वर या फिर हैदराबाद? करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, इंदौर में किया गया है। तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ गोबर धन योजना के अंतर्गत इंदौर के देव गुरादिया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में बनाए गए एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का लोकार्पण किया है। इस गोवर्धन संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन अलग किए हुए गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि जो है एशिया का सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का वर्चुअली शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, कहाँ पे? इंदौर में। ठीक है, और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2023 में IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी करने का अधिकार प्रदान किया है? अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन? करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, भारत को किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत को 2023 में मुंबई में IOC सत्र की मेजबानी करने का अधिकार दिया है। तो देखा जाए IOC सत्र की जो मेजबानी 2023 में की जाएगी वो की जाएगी मुंबई में की जाएगी, और इसके बाद इसके पहले 1983 में जो किया था इस पे सत्र की मेजबानी, और 1983 के बाद भारत जो है पहली बार इस सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। कहाँ पे? मुंबई में होगा। इसका आयोजन जो होगा वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। IOC सत्र की बात करें दोस्तों तो ये जो है IOC के सदस्यों की एक वार्षिक बैठक होती है और इस बैठक में जो है 110 मतदान सदस्य और 45 जो है मानद सदस्य शामिल होते हैं। तो आप ये था हमारा दोस्तों आज का जो है 10 प्रश्न, जिसमें से कि अंतिम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2023 में IOC सत्र की मेजबानी करने का अधिकार भारत को दिया। भारत में कहाँ होगा? मुंबई में किया जाएगा। ठीक है,
तो ये था दोस्तों आज का 10 MCQ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में कि किन किन शहरों में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले को किस वर्ष मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताएं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन और हम लोगों ने जो कि डेली करंट अफेयर से संबंधित जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करो जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। बाकी देखा जाए शमशेर जी हैं, ज्योति जी हैं और यहाँ पे देखा जाए तो फैज़ान जी हैं, सौरभ जी हैं। डेली आप लोग आंसर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह और भी आप लोग करते रहो, लोगों को भी शेयर करो। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।